नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग रेलवे से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस प्रिपरेशन में दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों YCT जनरल नॉलेज 2024 का जो ये बुक है दोस्तों, इसी की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस बुक का सबसे पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यानी कि इतिहास। इतिहास में दोस्तों आज हम लोग पारसी यहूदी धर्म के चैप्टर को पढ़ेंगे और दोस्तों मौर्य साम्राज्य वाले चैप्टर को पढ़ेंगे और मौर्योत्तर काल वाले चैप्टर को दोस्तों पढ़ेंगे। दोस्तों, ये आज के हमारे इतिहास का ये पार्ट 3 होगा। इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 153 नंबर से लेकर के 211 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको ग्रुप में जुड़ने से कई सारे बेनिफिट होंगे। दोस्तों, आपको इन सभी बुकों का हल सहित पीडीएफ वहां पे ये क्लास नोट्स का जो पीडीएफ है दोस्तों हल सहित, उसका पीडीएफ भी आपको हमारे ग्रुप पे मिल जाएगा। साथ में दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो उन सारी बुकों का पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग उन सारे प्रकार के जो भी आपको बुक चाहिए उन सभी बुकों का वहां पे ग्रुप में ज्वाइन होकर के उन बुकों को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इतिहास यानी कि हिस्ट्री का पार्ट 3 का दोस्तों पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि पारसी यहूदी धर्म के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कहा गया है कि भारत का एक धर्म जेरो आस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है। दोस्तों देख लीजिएगा, 4 ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, बिहार में और दोस्तों केरल में। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत का जो एक धर्म है, वो धर्म का आप लोग बहुत कम जानते होंगे। दोस्तों देख लीजिएगा, भारत का एक धर्म कौन था, जेरो आस्ट्रियन। करा ये मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। महाराष्ट्र में दोस्तों जो भी महाराष्ट्र की आबादी है दोस्तों, उसमें उस महाराष्ट्र की आबादी में दोस्तों इस धर्म के लोग निवास करते हुए पाए जाते हैं। और दोस्तों आपको बता दो कि इस जो जोरो आस्ट्रियन जो हमारा धर्म है, इस धर्म के संस्थापक कौन है। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूं संस्थापक। तो संस्थापक अगर आप जानेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा, इस धर्म के संस्थापक हमारे कौन हो जाएंगे। इस धर्म के संस्थापक है दोस्तों हमारे महात्मा, देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया महात्मा और जरुधृष्ट होते हैं। इसके दोस्तों देख लीजिए जरु, और यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों जरुथुष्ट। देखिए जरुथुष्ट हमको इस प्रकार से लिखना है, थोड़ा सा यहाँ से अलग सा नाम आपको सुनने में मिल रहा होगा। इस धर्म के संस्थापक दोस्तों जरुथुष्ट्र ये हैं, इसके संस्थापक महात्मा जरुथुष्ट हैं। अब भारत में इसे पारसी धर्म के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस जोरो आस्ट्रियन धर्म को हम क्या किस नाम से अपने भारत में जानते हैं दोस्तों, पारसी धर्म के नाम से भी जानते हैं। देखिए पारसी धर्म के नाम से भी जानते हैं। जो बता दूं आपको, जो ये ईरान का प्राचीन काल से प्रचलित है, जो पारसी धर्म के नाम से जाना जाता है, जो ईरान का प्राचीन काल से प्रचलित धर्म है, ये दोस्तों कहाँ का, ये ईरान का प्रचलित धर्म। दोस्तों ये कहाँ का, अगर हम लिख दें ईरान का प्रचलित धर्म है। देखिए ईरान का प्रचलित धर्म है। देखिए ईरान का प्रचलित, आगे लिख दीजिए, धर्म है। अच्छा, ये बात हो गई, आप लोगों ने जान लिया। हमने बताया कि भारत का एक धर्म जेरो आस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। इसके संस्थापक दोस्तों हैं महात्मा जरुथुष्ट हैं, और ये इसका दूसरा नाम से हम लोग जानते हैं अपने भारत देश में, इसको हम पारसी धर्म नाम से जानते हैं। और दोस्तों ये ईरान जो है हमारा, ईरान का ये प्रचलित धर्म है, कौन सा, यही जो आप जेरो आस्ट्रियन कहेंगे या पारसी धर्म कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, और यहाँ पे हमारा 154 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया ये गया है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 154 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है। देखिए अवस्था देखेंगे तो ये पारसी हमारा जो है, अवस्था का आगे लिखा हुआ पारसी। देखिए पारसी का ही हमारा एक प्रकार से ये ग्रंथ है, ठीक है। और यहाँ पे यहूदियों का ये तोरा जो हमारा है ये ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का त्रिपिटक हमारा ग्रंथ है, यानी हिंदू धर्म का जो मंदिर है ये ग्रंथ नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये पूजा स्थल है। तो इसलिए डिफरेंट हमारा इन सभी से क्या हो जाएगा, हमारा 154 का डी के साथ ये क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने 154 का दोस्तों कौन सा लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे डी ऑप्शन। अब देख लीजिएगा, यहाँ पे बोला यह गया था कि कौन सा इन 4 युग्मों से एक डिफरेंट है। देखिए डिफरेंट हमारा इस बात के लिए हो जाएगा, देखिए पारसी जो हो जाएगा हमारा,
पारसी धर्म का हमारा ये अवेस्ता क्या है, एक ग्रंथ है। यहूदियों का भी एक हमारा तोरा एक ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का भी एक हमारा त्रिपिटक जो है ये ग्रंथ है। लेकिन हिंदू धर्म में दोस्तों ये जो मंदिर जो शब्द लिखा है ये ग्रंथ नहीं है, ये क्या है, पूजा स्थल है। इसलिए हमारे डिफरेंट हमारा 154 का डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 155 नंबर, और यहाँ पे कहा है जिंद अवेस्ता डॉट डॉट के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए जिंद अवेस्ता कह रहा किसके साथ जुड़ा हुआ, देखिए कौन से धर्म के साथ जिंद अवेस्ता शब्द जुड़ा है, पारसी धर्म के साथ जुड़ा है, या फिर दोस्तों सिख धर्म के साथ जुड़ा है, या बौद्ध धर्म के साथ जुड़ा है, या फिर दोस्तों जैन धर्म के साथ जुड़ा है। तो जिंद अवेस्ता जो हमारा है पारसी धर्म के साथ जुड़ा है, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। अब दोस्तों एक बारे में इसके बारे में और जान लीजिएगा, पारसी धर्म के पैगंबर जो थे दोस्तों वो हमारे जरथुस्त्र थे। देखिए अगर हम यहाँ पे अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता रखा है पारसी, अगर यहाँ पे देखें पारसी धर्म के पैगंबर आप लिख दीजिएगा यहाँ पे पैगंबर। देखिए पारसी धर्म के जो हमारे पैगंबर हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे दोस्तों, जरथुस्त्र हो जाएंगे। देखिए जरथुस्त्र हमने यहाँ पे लिख दिया, पारसी धर्म के पैगंबर हमारे कौन हो गए दोस्तों, जरथुस्त्र। ये कहाँ के थे हमारे, ये एक प्रकार के कह लीजिएगा ईरानी हमारे थे, ईरान के थे, ठीक है ना, ईरानी थे। अब इनकी शिक्षाओं का संकलन दोस्तों जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। देखिए इनकी जो ये पैगंबर थे जरथुस्त्र, इनकी शिक्षाओं का जो संकलन मिलता है वो जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है, ये तो ऊपर लिखा ही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 156 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं। देखिए ईसाई धर्म का पालन करते हैं, या पारसी धर्म का पालन करते हैं, या जैन धर्म का, या फिर दोस्तों यहूदी धर्म का पालन करते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पे नाम से ही समझ में आ गया होगा कि यहूदी धर्म किस धर्म का पालन करेंगे, यहूदी धर्म का ही पालन करेंगे। यानी कि देखा जाए तो दोस्तों तो हमारा 156 का दोस्तों हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कौन सा राइट होगा दोस्तों, 156 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। अब जब इसके बारे में अगर आप जानेंगे, देखिए यहूदी लोग जो होते थे वो अब्राहम, इसहाक और जेकब को अपना पितामह मानते थे। दोस्तों यहूदी लोग जो होते थे, देखिए मैं इसका लिखे दे रहा हूं फर्स्ट पॉइंट। देखिए यहूदी लोग जो होते थे, देखिए मैं लिख रहा हूं यहूदी लोग, यहाँ पे लिख दीजिएगा यहूदी लोग अब्राहम, देखिए अब्राहम यहाँ पे लिख देते हैं अब्राहम, अब्राहम और दोस्तों किसको देख लीजिएगा, यहूदी लोग इसको अब्राहम और दोस्तों इसहाक, देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा इसहाक, और दोस्तों यहाँ पे लिख दीजिएगा और एक नाम है यहाँ पे हमारा जेकब। क्या है दोस्तों, जेकब। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जेकब। इनको क्या मानते थे, जेकब, इनको अपना पितामह मानते थे, को अपना पितामह मानते थे। देखिए अपना पितामह, देखिए मैंने लिख दिया दोस्तों क्या, अपना पितामह मानते थे। और दोस्तों पितामह मानते थे, देखिए हमने ये लिख दिया। और एक चीज लिख दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे मूसा को मुख्य पैगंबर मानते थे। देखिए दूसरा पॉइंट अगर यहाँ पे लिखेंगे तो मूसा शब्द हम जो लिखे दे रहे हैं, मूसा को अपना मुख्य पैगंबर मानते थे। ये लोग क्या मानते थे दोस्तों, मुख्य पैगंबर मानते थे, पैगंबर। देखिए मुख्य पैगंबर मानते थे। चलिए हमने यहाँ पे लिख दिया मुख्य पैगंबर मानते थे। अब दोस्तों और अगर इसके बारे में जानेंगे, यहूदी धर्म इस्राइल और हिब्रू भाषियों का राजधर्म था, भाषियों का राजधर्म था। अब देखिए यहाँ पे तीसरा अगर पॉइंट जाने तो यहूदियों, अगर यहाँ पे लिखेंगे यहूदियों या यहूदी जो लिख दीजिएगा, यहूदियों लोग जो क्या थे, यहूदियों लोगों लिख दीजिए, लोगों का धर्म इस्राइल। देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इस्राइल, यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, इस्राइल और हिब्रू। देखिए यहाँ पे हम लिख दीजिए और यहाँ पे हिब्रू, देखिए यहाँ पे हम लिख दीजिए हिब्रू लिख दिया। हिब्रू भाषियों का राजधर्म था, हिब्रू भाषियों का, देखिए हिब्रू भाषियों का राजधर्म है, राज आगे लिख दीजिए धर्म है। फिर से पढ़ लीजिए, यहूदियों लोगों का धर्म इस्राइल और हिब्रू भाषियों का राजधर्म है। दोस्तों ये इसके कुछ मुख्य 3 पॉइंट हो गए दोस्तों, इसके बारे में आप समझ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों 157 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है। देखिए धम्मपद, तोरा, गुरु ग्रंथ साहिब या फिर दोस्तों त्रिपिटक।
तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि यहूदियों धर्म से कौन सा संबंधित है दोस्तों, यहूदी धर्म से हमारा तोरा शब्द संबंधित है। क्या है दोस्तों, यहूदियों का ये हमारा तोरा शब्द संबंधित है। अब देखिए यहूदियों का धर्म ग्रंथ का नाम दोस्तों तनख होता था। अब यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो हम लिख देते हैं यहूदी का धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ दोस्तों क्या होता था, धर्म ग्रंथ हमारा होता था दोस्तों, धर्म ग्रंथ तनख बोला जाता था। क्या होता था दोस्तों, तनख। देखिए तनख, यहूदियों को धर्म ग्रंथ क्या किसको मानते थे दोस्तों, तनख को मानते थे। इब्रानी भाषा में, जो कि ये क्या होती थी, इब्रानी भाषा में लिखी होती थी। कौन सी भाषा में, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा दोस्तों, इब्रानी भाषा में ये इनकी जो ग्रंथ है दोस्तों, ये इब्रानी भाषा में लिखा होता था। ठीक है, इसे तालमुद या तोरा भी कहते थे। देखिए अब यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, इसे तालमुद, देखिए हमने लिख दिया दोस्तों, इसे तालमुद या तोरा भी कहते हैं, या तोरा भी कहते हैं। देखिए आपको बात समझ में आ गई, तोरा किसे कहते हैं। देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट, यहूदियों का जो धर्म ग्रंथ है दोस्तों तनख होता था। ये जो तनख है इब्रानी भाषा में लिखा होता था, इसे तालमुद कह दिया जाता था, तब भी वही बात है। यानी कि यहूदियों के धर्म ग्रंथ को हम लोग तालमुद कहेंगे तो भी वही बात है, तोरा कहेंगे तब भी वही बात है, और ये जो था इसको तनख कहेंगे तब भी वही बात है, और ये इब्रानी भाषा में लिखा होता था। ये इसके मुख्य बातें हो गई। और चलिए देखते हैं दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन। 157 के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे 158 नंबर देख लीजिएगा। 158 में दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अगले चैप्टर पे, यानी कि मौर्य साम्राज्य। यानी कि 158 नंबर में हमारा मौर्य साम्राज्य स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे कहा गया कि पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पटना, नालंदा और दोस्तों राजगृह और गया। तो आप लोग जानते होंगे, इस क्वेश्चन को हम पीछे पढ़ भी चुके हैं पार्ट 2 में दोस्तों। ये हमारा है राजगृह। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी था, तो वो दोस्तों राजगृह है। क्या है दोस्तों, राजगृह। अब राजगृह दोस्तों जो था अजातशत्रु के शासन काल में पाटलिपुत्र में पहले मगध की राजधानी हुआ करती थी, और उदयन ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। ये इसका मेन पॉइंट है दोस्तों। फिर से सुन लीजिएगा मैं क्या बताने वाला हूं। राजगृह जो था अजातशत्रु के शासन काल में पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी हुआ करती थी, और उदयन ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। अब दोस्तों यही इसका मेन मुख्य बात हो गई। और दोस्तों यह प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन अजातशत्रु के शासन काल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। अब दोस्तों राजगृह में 5 पहाड़ियां देखिए, विपुलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी, वैभवगिरी से घिरा है। अगर देखेंगे दोस्तों तो राजगृह जो है ये 5 पहाड़ियों से घिरा है। देखिए अगर देखें तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, देखिए राजगृह जो दोस्तों है, राजगृह कितने पहाड़ियों से घिरा है। कभी कभी अपन आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, राजगृह जो है 5 पहाड़ियों से घिरा है। देखिए 5 हम यहाँ पे लिख देते हैं, पहाड़ियों से आगे दोस्तों लिख दीजिएगा घिरा है। ये 5 पहाड़ियों से घिरा है। अब देखिए 5 पहाड़ी कौन कौन सी है दोस्तों। यहाँ पे पहली पहाड़ी का है विपुलाचल। देखिए क्या नाम है दोस्तों, विपुलाचल नाम है। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों विपुलाचल। दूसरी पहाड़ी का नाम है रत्नागिरी। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों रत्ना, आगे दोस्तों लिख दिया रत्नागिरी लिख दिया। ठीक है, रत्नागिरी हो गया। तीसरी पहाड़ी अगर देखेंगे तो उदयगिरी हो गया। देखिए यहाँ पे हम लिख दिया दोस्तों उदय, आगे लिख दीजिएगा दोस्तों गिरी। देखिए उदयगिरी हो गया। फिर आगे देख लीजिएगा यहाँ पे लिखा स्वर्णगिरी। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया स्वर्ण, आगे लिख दीजिएगा स्वर्णगिरी। देखिए हमने स्वर्णगिरी लिख दिया। फिर आगे अगर देखेंगे तो वैभवगिरी। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया वैभव, आगे लिख दिया दोस्तों गिरी, वैभवगिरी हो गया। ये 5 पहाड़ियों से हमारा ये घिरा था। देखिए यही हमारी 5 पहाड़ियां हो गई, और मैंने तो इसकी कुछ मेन बातें तो आपको बता ही रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों 158 के बाद दोस्तों 159 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है कि लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ डाट डाट में स्थित है। देखिए वाराणसी में स्थित है, कुम्भहार में स्थित है, चंपारण में स्थित है, या दोस्तों पटना में स्थित है। क्या पूछा गया है, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ डाट डाट में स्थित है, वाराणसी में, कुम्भहार में, चंपारण में, या फिर दोस्तों पटना में। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ हमारा चंपारण में स्थित है। यानी कि 159 यानी कि 159 का दोस्तों हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगर देखेंगे दोस्तों तो आप इसके बारे में कुछ जान लीजिएगा
लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ ये कहाँ पे स्थित है, तो ये दोस्तों स्थित कहाँ पे हो जाएगा, देखिए लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ हमारा बिहार के पश्चिमी, देखिए चलिए मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूं, बिहार के पश्चिमी, यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में, बिहार के पश्चिमी, यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा दोस्तों चंपारण, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में, हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में बूढ़ी गंडक नदी, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों बूढ़ी गंडक नदी, देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों गंडक, आगे लिख दीजिए दोस्तों नदी, बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है, देखिए के किनारे, देखिए हमने लिख दिया दोस्तों किनारे, आगे लिख दिया दोस्तों स्थित है। देखिए ये इतनी सारी बातें हो गई। ये अगर पूछ लिया जाए कि लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ पे स्थित है, तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है। ये चंपारण देख लीजिए आ गया, ये हमारा पहला पॉइंट इसका मुख्य हो गया। अब अगर दोस्तों इसी के बारे में दूसरा जानेंगे, यह मौर्यकालीन स्तंभ है जिसे सम्राट अशोक ने धर्मलेख के तौर पर स्थापित करवाया था। ये दोस्तों क्या है हमारा, ये मौर्यकालीन स्तंभ है। अगर यहाँ पे दूसरा पॉइंट पूछा जाए कि लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ क्या है, यह मौर्यकालीन स्तंभ है। दोस्तों ये क्या है हमारा, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा यह मौर्यकालीन, देखिए हमने लिख दिया दोस्तों मौर्यकालीन स्तंभ है, देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों स्तंभ है, यह मौर्यकालीन स्तंभ है। और फिर यहाँ पे अगर देखा जाए जिसे सम्राट अशोक ने धर्मलेख के तौर पर, देखिए हम तीसरा पॉइंट लिखे दे रहे हैं, जिसे सम्राट अशोक ने, देखिए सम्राट आगे लिख दीजिएगा दोस्तों अशोक ने, सम्राट अशोक ने धर्मलेख के तौर पर, देखिए सम्राट अशोक ने धर्मलेख के तौर पर, धर्मलेख के आगे लिख दीजिएगा तौर पर, धर्मलेख के तौर पर स्थापित करवाया था, स्थापित आगे लीजिए दोस्तों करवाया था, स्थापित करवाया आगे दोस्तों लीजिएगा था, जिसे सम्राट अशोक ने धर्मलेख के तौर पर स्थापित करवाया था। ये इससे कुछ मेन और मुख्य पॉइंट हो गए। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, कहा गया कि किस मौर्य सम्राट ने लगभग 287/268 से 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे। देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, चार ऑप्शनों में दोस्तों देख लीजिएगा, पहला ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है बिंदुसार दिया गया है, बृहद्रथ दिया गया है, अशोक दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कह रहा है इस मतलब 268 से 231 ईसा पूर्व के अपने शासन काल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे। तो वो हमारा कौन सा राजा था दोस्तों, वो था हमारा अशोक था। यानी कि 160 का अगर देखेंगे तो सी के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिएगा, मौर्य सम्राट अशोक ने अपने शासन काल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर दोस्तों अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे। यही बात इसमें पूछी गई थी, तो हमने बता दिया यहाँ पे 160 का सी, यानी कि अशोक जो थे वो उन्होंने ऐसा करवाया था। अब अगर दोस्तों इसके बारे में कुछ और जानेंगे, अशोक के शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए थे। अशोक ने अपनी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रजा में प्रसारित करने के लिए तथा धम्म का प्रचार करने के लिए संपूर्ण राज्य में अभिलेखों की स्थापना करवाई थी। यानी कि कुल मिलाकर के अशोक ने अपने मतलब राज्य की अवधारणा की प्रजा में प्रसारित करने के लिए, धम्म का प्रचार करने के लिए, यानी कि अशोक ने, देखिए यहाँ पे पहला इसका जो मेन फैक्ट बन जाएगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं दोस्तों, अशोक ने यहाँ पे देख लीजिएगा धम्म का प्रचार करने के लिए, धम्म का प्रचार करवाने के लिए या करने के लिए दोस्तों, करने के लिए इन्होंने ऐसा किया था, के लिए शिलाओं और स्तंभों पर लेख उत्कीर्ण करवाए थे। देखिए शिलाओं यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, शिलाओं और स्तंभों पर, शिलाओं और स्तंभों पर, देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया शिलाओं और स्तंभों, आगे लिख दीजिएगा स्तंभों पर अपने लेख, देखिए यहाँ पे अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे, उत्कीर्ण आगे दोस्तों करवाए थे, उत्कीर्ण करवाए थे। देखिए ये इसकी मेन बात हो गई, ये इसका मेन पॉइंट हो गया। क्यों ऐसा करवाया था, धम्म का प्रचार प्रसार करवाने के लिए सम्राट अशोक ने ऐसा करवाया था, शिलाओं और स्तंभों में अपने लेख को उत्कीर्ण करवाया था।
तो चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे अगर एक चीज कहेंगे अगर, तो अगर ये भी जान लीजिएगा, अभी मैंने बताया भी है, अशोक के शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है। देखिए अशोक का जो शिलालेख है दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देते हैं अशोक का, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, अशोक का शिलालेख जो है, शिला आगे लिख दीजिएगा लेख 14 भाषाओं का, यानी कि 14 विभिन्न लेखों का या 14 भाषाओं का। देखिए 14 भाषाओं का, भाषाओं का 14 भाषाओं का समूह है दोस्तों। क्या है दोस्तों? यहाँ पे समूह है, आगे ये लिख दीजिएगा 14 भाषाओं के या 14 प्रकार के लेखों का यहाँ पे समूह है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पे 160 के बाद दोस्तों 161 नंबर, यहाँ पे कहा गया कि सम्राट अशोक का पितामह कौन था। देखिए सम्राट अशोक का पितामह कौन है। अभी हम लोगों ने अशोक के बारे में पीछे पढ़ लिया है, और अब इनके पूछा गया है कि ये सम्राट जो अशोक थे, इनके पिताजी कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार थे, या दशरथ थे, या विताशोक थे। देखिए 161 का जो हमारा हो जाएगा दोस्तों, अशोक के पिता हमारे कौन थे दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य थे, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो 161 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। सम्राट अशोक जो दोस्तों थे, वो मौर्य वंश का एक महान शासक था। देखिए सम्राट अशोक जो था, यहां पे अगर आप लिखेंगे तो अशोक जो थे, देखिए अशोक मौर्य वंश का, देखिए यहां पे हम लिख देते हैं मौर्य वंश का एकमात्र शासक था। मौर्य वंश का एकमात्र शासक था, एक आगे लिख दीजिएगा मात्र, यहाँ पे शासक था। चलिए ये बात हमने जान लिया, एकमात्र महान शासक था या शासक था। वह बिंदुसार का पुत्र था। देखिए ये जो था मतलब बिंदुसार का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। देखिए चंद्रगुप्त पितामह का मतलब होता है दोस्तों पौत्र, या दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा क्या लिखेंगे आप, जो अब आगे यहाँ पे लिख लीजिएगा किसका पुत्र था दोस्तों? बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार का पुत्र था। देखिए यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट बना के लिख देते हैं, बिंदुसार का पुत्र था। वह चंद्रगुप्त मौर्य का, वह चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य का दोस्तों पौत्र था। पौत्र का मतलब नाती था, ठीक है, यानी कि ये आप कह सकते हैं। चलिए ये इसका मेन पॉइंट हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अब यहाँ पे इसे देव नाम प्रिय व प्रियदर्शी आदि नामों से भी जाना जाता था। देखिए इसे किस नाम से जाना जाता था? देव नाम प्रिय या प्रियदर्शी नाम आदि से भी जाना जाता था। देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट अगर आप देखेंगे, इसे यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसे देव नाम प्रिय, देव नाम प्रिय, देखिए देव नाम प्रिय, या फिर दोस्तों देव नाम प्रिय, या और मैंने क्या बताया दोस्तों, देव नाम प्रिय या प्रियदर्शी, या यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रियदर्शी नाम से भी जाना जाता था। प्रियदर्शी आगे दोस्तों लिख दीजिएगा नाम से भी जाना जाता था। ये बात हो गई। अब दोस्तों और अगर इसके बारे में जानेंगे तो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष उसे कलिंग का युद्ध लड़ा और विजय हुआ। अब दोस्तों इन्होंने अपने यानी कि राज्याभिषेक होने के बाद, यानी कि राज्याभिषेक इनके होने के 8वें साल, राज्याभिषेक होने के 8वें वर्ष उसने कलिंग का युद्ध लड़ा और विजय प्राप्त हुआ। इस युद्ध में भयंकर रक्तपात से आहत होकर उसने युद्ध का त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और इसने भारत की ही नहीं अपितु संपूर्ण एशिया में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार भी किया था। दोस्तों इन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था। देखिए अब यहाँ पे अगर लिख दें एक चीज, यानी कि अशोक ने, देखिए सम्राट अशोक ने क्या किया था? सम्राट अशोक यानी कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था। बौद्ध धर्म अपनाया और प्रचार प्रसार भी किया। देखिए प्रचार आगे लिख दीजिएगा, प्रचार प्रसार भी किया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रचार प्रसार भी किया। ये इससे कुछ मेन फैक्ट पॉइंट हो गए। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 162 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं।
देखिए सन्नत दिया गया है, शिशुपालगढ़ दिया गया है, गिरनार दिया गया है या फिर दोस्तों कलसी दिया गया है। तो 162 का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा गिरनार शब्द हमारा जो दिया गया है, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आधुनिक गुजरात में स्थित जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है दोस्तों, वो हमारा गिरनार जगह है। गिरनार जगह में हमारा क्या है, अशोक के शिलालेख अभी भी हमारे उपस्थित हैं, अवस्थित हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये इसकी बातें हो गई दोस्तों। अब दोस्तों अगर जानेंगे, गिरनार गुजरात में जूनागढ़ के निकट स्थित पहाड़ियां हैं, और गिरनार की पहाड़ियों में दोस्तों पश्चिम और पूर्व दिशाएं हैं, और भादस, रोहजा और सतरुंजी और घेलो नदी भी वहां पे बहती हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा, तो ये कुल मिलाकर इसकी मेन पॉइंट हो गई दोस्तों। ये कुल मिलाकर के कहां पे स्थित है, ये हमारा जो स्थित है दोस्तों गुजरात में जूनागढ़ के निकट स्थित पहाड़ियों में स्थित है दोस्तों। जूनागढ़ के निकट स्थित पहाड़ियों पर है। देखिए गिरनार कहां पे है हमारा, देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों जूनागढ़ की पहाड़ियों के पास। देखिए जूनागढ़ की पहाड़ियों के पास, जूनागढ़ के पहाड़ियों के पास हमारा क्या है, गिरनार है दोस्तों। गिरनार ये हमारा क्या है, ये हमारा गुजरात के, आगे यहाँ पे लिख दीजिएगा दोस्तों गुजरात। देखिए हमने क्या लिख दिया दोस्तों, गुजरात के जूनागढ़ की पहाड़ियों के पास गिरनार स्थित है, या हमारा यहाँ पे मौजूद है, स्थित है। ये बात आपका हो गया समझ में दोस्तों, आया। आगे देख लेते हैं 163 नंबर, और यहाँ पे कहा है लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य साम्राज्य ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। देखिए अभी हमने बता रखा है, चंद्रगुप्त मौर्य तो थे नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य किसके थे दोस्तों, अशोक के बाबा थे एक प्रकार से कह लीजिएगा। और जो अशोक के पिता कौन थे दोस्तों, वो थे हमारे बिंदुसार थे। और बिंदुसार मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हमारे बिंदुसार थे, और बिंदुसार के पुत्र हमारे अशोक हो जाएंगे। इन्होंने ही दोस्तों कलिंग जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। 163 का दोस्तों हमारा यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम लोग। 163 के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा, अभी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन में इसके बारे में विस्तृत पढ़ा है कि देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के हमारे ये पुत्र हैं बिंदुसार, और ये अशोक जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र हैं। तो इन्होंने ही अपने मतलब राज्य अभिषेक होने के 8 साल बाद इन्होंने क्या किया था दोस्तों, एक लड़ाई लड़ी थी जिसमें कलिंग की लड़ाई लड़ी, और जिसमें जीत हासिल किया। और उसमें भयंकर रक्तचाप होने की वजह से अशोक ने क्या किया था, ये सब कहानी छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लिया था, और दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था। तो ये बातें थी दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों, देख लीजिएगा 163 के बाद दोस्तों 164 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए दिया गया है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख डाट भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। देखिए तमिल भाषा में थे, प्राकृत भाषा में थे, संस्कृत भाषा में थे, या फिर दोस्तों हमारा पाली भाषा में थे। दोस्तों आपको बता दूं कि अशोक के अधिकांश शिलालेख जो दोस्तों थे वो हमारा प्राकृत भाषा में थे। कौन से भाषा में थे दोस्तों, प्राकृत भाषा हमारा दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 164 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा अशोक के जो अभिलेख है दोस्तों ब्राह्मी, खरोष्ठी और आर्मेइक और दोस्तों यूनानी लिपि में लिखे गए थे, किंतु अधिकांश अभिलेख दोस्तों प्राकृत भाषा या ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। देखिए यहाँ पे जो हमने बताया कई सारी लिपि में दोस्तों लिखा गया था। अशोक के जो अधिकांश शिलालेख है दोस्तों वो हमारा प्राकृत शिलालेख के प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, या फिर दोस्तों ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। और इससे अलग जो लिपि थी दोस्तों वो हमारी ब्राह्मी लिपि थे, खरोष्ठी लिपि थी, आर्मेइक लिपि थी। ये सारी लिपियां थी जिसमें वो लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा कुल मिलाकर के 164 का दोस्तों हमारा कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन। तो बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 165 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता है। देखिए सुवर्णगिरी को माना जाता है, उज्जैनी को माना जाता है, तक्षशिला को माना जाता है, या फिर दोस्तों तोसली को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं कि मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता है, तो वो है दोस्तों ऑप्शन ए सुवर्णगिरी है दोस्तों। यानी कि 165 का अगर आप देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
तो ये बातें थी दोस्तों इसके बारे में। अगर इसके बारे में थोड़ा सा आप जानना चाहें तो मौर्य शासन के दौरान दोस्तों सुवर्णगिरी जो था हमारा, वो कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था। यह दक्षिणी प्रांत की राजधानी है दोस्तों, ठीक है। ये इतनी सी इसकी बातें थी। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 166 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि सेल्यूकस निकेटर नामक डाट डाट शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, जो कि दोस्तों कहाँ का था, देखिए चीनी का था, अरब का था, फारसी का था, या फिर दोस्तों यूनानी का था। तो इस क्वेश्चन का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दूं, हमारा हो जाएगा यूनानी का था। यानी सेल्यूकस निकेटर नामक जो शासक था वो दोस्तों यूनानी शासक था। कहाँ का था दोस्तों, यूनानी। हम यहाँ पे लिख देंगे यूनानी शासक था, जो कि हमारा डी ऑप्शन पे मौजूद है। तो डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सेल्यूकस निकेटर नामक यूनानी शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो यानी कि यहां से कुल मिलाकर के हमारा 166 का डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। अगर आपसे कभी कभी ये पूछ लिया जाए दोस्तों, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी, देखिए हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तिका की रचना की थी। बहुत बार पेपर में पूछा गया है दोस्तों, ये इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया था दोस्तों, पुस्तक की रचना किया दोस्तों, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। कौन सी, इंडिका नामक दोस्तों, ये यहाँ पे हमारा इंडिका नामक पुस्तिका की इन्होंने रचना किया था। कौन, मेगास्थनीज ने किया था। चलिए, ये इसका कुछ मेन और मुख्य पॉइंट हो गया दोस्तों। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, और यह दोस्तों हमारा दिया गया है 166 के बाद दोस्तों 167 नंबर। यहाँ पे कहा है कि मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख डाट डाट से बना था। लोहा से बना था, बलुआ पत्थर से बना था, अभ्रक से बना था, या संगमरमर से बना था। देखिए, मौर्य शासक अशोक द्वारा निम्नलिखित सारनाथ सिंह चतुर्मुख डाट डाट से बना था। तो ये दोस्तों हमारा बलुआ पत्थर से बना था। यानी कि 167 का अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम पार्ट बी में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अगर आप जो बच्चे दोस्तों हमारे पिछले के पार्ट ना देखे हों तो वो व्यक्ति हमारे पुराने पार्टों को जाके देखें और अपना प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से अध्ययन करें और मजबूती दें। तो यानी कि मौर्य अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख जो दोस्तों था वो हमारा बलुआ पत्थर का बना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा 167 का बी के साथ क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। अगर इसके बारे में कुछ जानना चाहें दोस्तों, इसका जो हमारा था एक प्रकार से कह लीजिएगा, यह चुनार के बलुआ पत्थर से लगभग 45 फुट लंबे प्रस्तर खंड का बना हुआ है दोस्तों। कितने फुट लंबे, 45 फुट लंबे बलुआ पत्थर से दोस्तों ये बना हुआ है। और धरती में दोस्तों, यह धरती में गड़े हुए आधार को छोड़कर इसका दंड गोलाकार है, जो ऊपर और क्रमशः पतला छोटा होता जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं 167 के बाद दोस्तों 168 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था। देखिए, सिंधु नदी को, झेलम नदी को, चेनाब नदी को, या फिर दोस्तों सतलज नदी को। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं कि सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया था दोस्तों, सिंधु नदी को उसने सबसे पहले पार किया था। यानी कि 168 का देखेंगे तो ए विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अब अगर इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे दोस्तों, तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, जो कि सिंधु नदी को पार करने के बाद वह तक्षशिला की ओर चला था। किधर चला था दोस्तों, तक्षशिला की ओर बढ़ा था। उसके बाद उन्होंने झेलम और चेनाब नदियों के बीच स्थित पंजाब के शासक राजा पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। इस लड़ाई को हाइडे स्पीच या झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पे सिकंदर ने क्या किया था। अब देखिए यहाँ पे कुछ जो मेन पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत पूछा जाता है। यहाँ पे कहने का मतलब है कुल मिलाकर के, यानी उसके बाद उन्होंने झेलम और चिनाब नदी के पार किया था, जिसके पंजाब के देखिए राजा पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों राजा पोरस, यहाँ पे लिख देते हैं राजा पोरस पंजाब के शासक थे दोस्तों। यहाँ पे क्या थे, पंजाब के शासक थे। देखिए कहाँ के शासक थे, राजा पोरस पंजाब के शासक थे जिनसे इनको युद्ध लड़ना पड़ा, जिनसे इनको युद्ध करना पड़ा, युद्ध
करना पड़ा। देखिए युद्ध करना, आगे लिख दीजिएगा दोस्तों, करना पड़ा। देखिए युद्ध करना पड़ा। तो अब दोस्तों इसी युद्ध को हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसी युद्ध को देखिए, अब युद्ध करना पड़ा, ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट अगर लिखेंगे तो हम लिख देते हैं इसी युद्ध को, यहां पे हम लिख देते हैं इसी युद्ध को। इसी युद्ध को दोस्तों हम क्या बोलेंगे? इसी युद्ध को झेलम का युद्ध या हाइडे स्पीज, इसी युद्ध को हम लिख देते हैं हाइडे स्पीज, हाइडे स्पीज या झेलम का युद्ध, या झेलम का युद्ध, या दोस्तों झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता, के नाम से आगे दोस्तों देख लीजिए जाना हमने दिया आगे जाता है। तो ये दोस्तों इसकी कुछ मेन बातें हो गई और इसके बारे में आप जान लीजिएगा। ये बहुत पूछा जाता है कि हाइडे स्पीज या झेलम का युद्ध किनके किनके बीच में हुआ था। तो दोस्तों किनके किनके बीच में हुआ था? ये सिकंदर और दोस्तों किसके बीच में हुआ था? सिकंदर और पंजाब के शासक राजा पोरस के बीच में युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 169 में क्या पूछा गया? कहा गया कि डाट डाट मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। धामक स्तूप है, बबी कोंडा स्तूप है, महाबोधि स्तूप है या सांची का स्तूप है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बता दूं कि वो है हमारा सांची का स्तूप है, यानी सांची स्तूप है। 169 का हमारा दोस्तों डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों इसके बारे में जानेंगे, देखिए सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा तीसरी सदी या तीसरी ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध के सम्मान में करवाया गया था। यानी कि भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा ये सांची का स्तूप बनवाया गया था। देखिए यही प्रश्न पूछा गया था तो हमने यहाँ पे वही बता दिया। फिर आगे कहा गया है, आगे अगर इसमें जानेंगे तो रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित छोटा सा दोस्तों ये गांव है। कौन? रायसेन हमारा जो है ये गांव है, ठीक है, छोटा सा। और फिर दोस्तों अगर देखेंगे तो यही सब इसकी मेन बातें हो गई। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पे हमने ये सारी बातें बताई हैं दोस्तों। कुल मिलाकर के हमारा यहाँ पे देखेंगे तो 169 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 170 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? देखिए अशोक ने, बिंदुसार ने, चाणक्य ने, दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो यहाँ पे 170 का दोस्तों हमारा हो जाएगा सांची के स्तूप का निर्माण दोस्तों अशोक ने करवाया था। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं 170 का यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 171 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि बौद्ध धर्म में संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः वंश के शासन काल के दौरान कराया गया था। दोस्तों कह रहा कौन से वंश के शासन काल के दौरान करवाया गया था? देखिए नंद के, शुंग के, कण्व के या फिर दोस्तों मौर्य के। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म में संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः यहाँ पे मौर्य वंश के शासन काल के दौरान करवाया गया था। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? मौर्य वंश हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, जो कि दिया गया दोस्तों डी ऑप्शन पे। तो 171 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा हो गया दोस्तों? 171 का हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारा 171 के बाद दोस्तों 172 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप कहां पर है? देखिए कहां पर स्थित है? कौन सा दोस्तों? बौद्ध संरचना भी और धम्मेक स्तूप ये कहां पे स्थित है? सारनाथ में, सांची में, कोणार्क में, महाबलीपुरम में। तो 172 का दोस्तों हमारा हो जाएगा ए, सारनाथ हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों जान लीजिएगा 173 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? देखिए मैंने पिछले पार्ट में पार्ट 2 में चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में मैंने बता रखा है। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे कौन सी बौद्ध संगीत पूछ लिया गया दोस्तों? तृतीय बौद्ध परिषद या संगीत कह दिया जाए का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो वो दोस्तों थे हमारे अशोक के द्वारा किया गया था, यानी कि 173 का दोस्तों हमारा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 173 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 174 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
कहा गया है कि उन्होंने सिकंदर अलेक्जेंडर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैकेडोनियन युद्ध कौशल को सीख सकें। अब दूसरा पॉइंट दिया गया, बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। फिर कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे कथन गलत है। देखिए राइट तो हमारा ये पहला वाला भी हो रहा, तो उन्होंने सिकंदर अलेक्जेंडर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैकेडोनियन युद्ध कौशल को सीख सकें। ये बात हमारा सत्य है। इसमें कहा कौन सा कथन गलत है? दूसरा कहा बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन का आंसर जो दिया गया, विकल्प दिया गया, गलत दिया गया है। इसने कहा बैरम खां कहा गया है कि उनके सबसे अच्छा सहयोगी था या संरक्षक और मार्गदर्शक था, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, दोस्तों गलत कहा गया है। तो यहाँ पे गलत ही पूछा गया है, तो 174 का दोस्तों यहाँ पे हमारा बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 174 के बाद दोस्तों 175 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिएगा ये गया है कि अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे डाट के पोते थे। देखिए अभी हमने बताया चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे दोस्तों। देखिए चंद्रगुप्त यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों यहाँ पे चंद्रगुप्त। देखिए चंद्रगुप्त के बेटे जो थे दोस्तों, चंद्रगुप्त के बेटे कौन थे दोस्तों? बिंदुसार थे, यानी कि बिंदुसार थे। और इनके बेटे दोस्तों हमारे कौन थे दोस्तों? अशोक थे। तो कुल मिलाकर के ये था दोस्तों। तो यहाँ पे कहा रहा इनके पोते कौन थे दोस्तों? इनके पोते अशोक थे। तो अशोक देख लीजिएगा यहाँ पे, मतलब देखिए कह रहा अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे किसके पोते थे दोस्तों? वे पोते थे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे देख लीजिएगा चंद्रगुप्त मौर्य हमारा दिया गया बी ऑप्शन पे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों 175 का यहाँ पे हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 176 नंबर, और 176 नंबर में देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया कि ऐतिहासिक ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासन काल के दौरान इसे क्या कहा जाता है? उत्तरा पथ कहा जाता है, पूर्वी पथ कहा जाता है, बादशाही सड़क कहा जाता है, या फिर दोस्तों राजपथ कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि ग्रांड ट्रक रोड को निर्माण कई शासकों द्वारा करवाया गया, जिसे हम दोस्तों क्या कहेंगे इस दौरान, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उत्तरा पथ कहा जाता है। यानी कि 176 का अगर आप देखेंगे तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे। अच्छा एक चीज और जानना अगर इसमें चाहेंगे तो ये ग्रांड ट्रक रोड का जो निर्माण करवाया मौर्य काल के बाद दोस्तों, इस मार्ग में तब तक बड़ा बदलाव हुआ जब तक इस मार्ग का ज्यादातर भाग शेरशाह सूरी द्वारा नए सिरे से पुनर्निर्मित कराया गया था। सासाराम अपने गृह नगर के साथ आगरा का अपनी राजधानी से जोड़ना, और शेरशाह के देहांत के बाद दोस्तों इस सड़क का नाम सड़क ए आजम। देखिए यहाँ पे ये पूछा जाता है शेरशाह की मृत्यु के बाद। देखिए यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो देखिए शेरशाह हमने लिख दिया, शेरशाह के मृत्यु के बाद। देखिए शेरशाह के मृत्यु के बाद इस सड़क का नाम दोस्तों क्या रखा गया? इस सड़क का नाम सड़क ए आजम नाम पड़ा। शेरशाह की मृत्यु के बाद सड़क ए आजम, देखिए सड़क ए आजम नाम पड़ा। देखिए नाम आगे दोस्तों देख लीजिएगा पड़ा, नाम पड़ा, ये बात हो गई। फिर आगे दोस्तों अगर देखेंगे तो और भी इसके बारे में जानेंगे तो शेरशाह के देहांत के बाद इस सड़क का नाम दोस्तों हमने क्या बताया? सड़क ए आजम पड़ा। और दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता था, इसके बाद मुगल शासकों ने इसे पश्चिम में खैबर दर्रे को पार कर काबुल तक और पूर्व में बंगाल के चटगांव बंदरगाह तक बढ़ाया था। और यहाँ पे ये कुल मिला के ये बातें हुई। अंग्रेजों के काल में अगर देखें 17वीं सदी में इस मार्ग का ब्रिटिश शासकों ने पुनर्निर्माण कराया और इसका नाम बदलकर ग्रैंड ट्रक रोड रख दिया। इसका ग्रैंड ट्रक रोड नाम कैसे पड़ा? 17वीं सदी में ब्रिटिश शासकों द्वारा पुनर्निर्माण किया गया और इसका नाम बदलकर ग्रैंड ट्रक रोड रख दिया गया। चलिए इस पॉइंट को हम लिख के आपको दिखाते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए कब किया गया था दोस्तों? इसका नाम बदलकर 17वीं सदी में। देखिए 17वीं सदी में दोस्तों क्या हुआ है? 17वीं सदी में
ब्रिटिश शासकों ने पुनर्निर्माण कराया। देखिए ब्रिटिश, हम यहाँ पे लिख दिया ब्रिटिश, यहाँ पे ब्रिटिश शासकों ने, देखिए ब्रिटिश शासकों ने पुनर्निर्माण कराया। देखिए हम लिख देते हैं पुनः निर्माण कराया, पुनः निर्माण कराया। देखिए हमने लिख दिया दोस्तों क्या कराया, पुनः निर्माण कराया। और इसका नाम बदल कर, देखिए इसका नाम बदल कर, इसका नाम बदल कर क्या रख दिया दोस्तों, ग्रांड ट्रक रोड रख दिया, ग्रांड, और आगे दोस्तों देख लीजिए ग्रांड ट्रक, आगे लिख दीजिए दोस्तों रोड कर दिया। ये इतनी मुख्य बात हो गई दोस्तों। तो कुल मिलाकर के 176 का यहाँ पे हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 177 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं शांतप्रिय सम्राट और बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए दोस्तों। जब इन्होंने क्या किया था, इनका दोस्तों जो था प्रतिशोध लेने के बजाय दोस्तों ने क्या किया, इनका जो शांतचित्त एक स्वभाव के व्यक्ति थे, इन्होंने वहां पे बहुत सारे युद्ध में रक्त का आहत हुआ, रक्त बहा लोगों का, तो इन्होंने क्या किया, उसी सब देख सुन करके इन्होंने इनका मन शांति प्रिय सम्राट बने दोस्तों। और इनका शांत चित्त होकर के इन्होंने क्या किया, इन्होंने बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया और दोस्तों लोगों में इस धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। इस क्वेश्चन को भी हम लोग दोस्तों पीछे पढ़ भी चुके हैं अच्छी तरीके से। तो कुल मिलाकर 177 का दोस्तों हमारा यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। अगला दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 177 के बाद दोस्तों 178 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। देखिए अब चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु की यहाँ पे बात की गई है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु दोस्तों अगर देखेंगे तो वो थे दोस्तों विष्णुगुप्त थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हमारे विष्णुगुप्त थे, यानी कि 178 का यहाँ पे देखेंगे तो बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। यह पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहा। देखिए इन्होंने क्या किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे क्या किया था दोस्तों, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने, आगे लिख दीजिएगा, यहाँ पे हम ने शब्द लिख देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, मौर्य साम्राज्य की स्थापना आगे सुन लीजिएगा किया। तो ये इसकी कुछ मेन बातें हो गई दोस्तों। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 179 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया था। देखिए उदयन ने कहा है मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया था। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा राजगीर हो जाएगा। तो राजगीर हमारा देख लीजिएगा दिया गया डी में, तो 179 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे 180 नंबर, और 180 नंबर में यहाँ पे देख लीजिएगा क्या दिया गया है। इस पे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तिका का नाम अभी हमने बताया है इंडिका है दोस्तों। क्या है 180 का दोस्तों हमारा सी के साथ ये हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो 180 का दोस्तों क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन, और यहाँ पे कुल मिला के आपने जान लिया कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। देखिए दोस्तों तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है दोस्तों इंडिका नामक पुस्तक इन्होंने लिखा है। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा 181 नंबर, और 181 नंबर में क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं। देखिए खरोष्टी और हड़पाई, ब्राह्मी, और या फिर दोस्तों देवनागरी। अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन पढ़े हैं यहाँ पे कि अशोक के प्राचीनतम, देखिए अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं। तो दोस्तों वो लिपि हमारी कौन सी है दोस्तों, ब्राह्मी लिपि है, यानी कि 181 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 181 के बाद दोस्तों 182 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि इनमें से
किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था। तो यानी कि इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों लिखा है, अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया। देखिए कौटिल्य लिखा है, प्लिनी लिखा है, मेगास्थनीज लिखा है या स्ट्रैबो लिखा हुआ है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा कौटिल्य, यानी कि 182 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यानी कि इनमें से मौर्य प्रशासन के अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया गया। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कौटिल्य, जो कि दोस्तों हमारा 182 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 182 के बाद दोस्तों 183 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थान पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र एक पुत्री भी शामिल थी। देखिए पुत्र और पुत्री का हमको नाम बताना है। अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार प्रसार के लिए अब यहाँ पे ऐसा भेजा गया था। तो 183 नंबर जो दोस्तों हो जाएगा इनका, यानी कि अशोक के पुत्र और पुत्रियों का नाम यहाँ पे बताना है। तो ये दोस्तों जो हो जाएगा उसका जो पुत्र हो जाएगा दोस्तों महेंद्र हो जाएगा, और पुत्री जो हो जाएगी दोस्तों संघमित्रा हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पे हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों हमारा सी। यहाँ पे पुत्र उसका महेंद्र हो जाएगा, हमने यहाँ पे महेंद्र लिख दिया, और यहाँ पे दोस्तों संघमित्रा लिख देंगे। क्या लिख देंगे दोस्तों? संघ, आगे दोस्तों देख लीजिएगा मित्रा, ये हमारा संघमित्रा हो गया। तो ये हमारे इस क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे मौजूद है। तो 183 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 184 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? बिंबिसार थे, कृष्णदेव राय थे, अशोक थे, या फिर दोस्तों कनिष्क थे? देखिए संघमित्रा, आप पहले बात समझिए, करण निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? देखिए अभी संघमित्रा के हमने पिता जाना है दोस्तों कौन थे, तो 184 का दोस्तों हमारा यहाँ पे हो जाएगा अशोक। देखिए अशोक के ही पुत्र संघमित्रा और एक पुत्री दोस्तों क्या थी, अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े। देखिए महेंद्र और संघमित्रा, इनके महेंद्र नाम है, पुत्र का देखिए महेंद्र वर्मन लिखा ना, तो महेंद्र वर्मन और संघमित्रा, देखिए ये क्या था, ये हमारा पुत्र था मेल, और ये हमारा फीमेल है, ये पुत्री थी किसकी? अशोक की पुत्रियां थी, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के 184 का दोस्तों हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 184 के बाद दोस्तों 185 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए दिया गया है, इस पे कहा गया है कि डाट ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। बिंदुसार ने, महेंद्र ने, अशोक ने, बिंबिसार ने। तो इसमें से कह रहा कौन सा विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों अशोक ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। तो ये हो जाएगा, इस जगह पे हमारा अशोक भरा जाएगा। 185 का दोस्तों हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 186 नंबर, और 186 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 186 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि अशोक के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में पर विजय थी, जो उनके जीवन का एकमात्र महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो दोस्तों ये जो कलिंग, उस समय पे कलिंग नाम था, अब आधुनिक युग में उस जगह को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उस जगह को हम उड़ीसा बोलते हैं। यानी कि पुराने समय पे उड़ीसा को हम लोग कलिंग नाम से जानते थे, लेकिन प्रेजेंट में दोस्तों इसको हम आधुनिक युग में अब कलिंग को उड़ीसा नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हुआ ये था दोस्तों, कलिंग में ये अशोक अपने शासनकाल में क्या था कि इनका जो राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद ये क्या हुआ था, इनका युद्ध हुआ था दोस्तों। ये कलिंग पे युद्ध किया और इन पर इनको विजय प्राप्त हुआ, भीषण नरसंहार हुआ दोस्तों। इसी नरसंहार को देख करके कलिंग ने क्या किया कि अपना ये जो दोस्तों इनका मतलब जो ये लड़ाई झंझट वाला जो काम था, तो इसको इन्होंने त्याग दिया था, और त्याग करने के बाद दोस्तों इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद फिर इन्होंने उसका दम से प्रचार प्रसार भी किया, और दोस्तों इस वजह से इनका ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ था अशोक का। तो यहाँ पे दोस्तों कुल मिलाकर के 186 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी कि 186 का डी इस जगह पे राइट हुआ, और क्यों राइट हुआ दोस्तों हमने आपको समझा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं 187 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि अशोक ने डाट डाट के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया। अब देखिए अशोक ने कौन से युद्ध के बाद कह रहा है बौद्ध धर्म को अपना लिया था या बौद्ध के उपदेशों को अपना लिया था। देखिए बक्सर का युद्ध, कलिंग का युद्ध, या पानीपत का युद्ध, या मगध का युद्ध। अभी भी हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं दोस्तों, कलिंग के युद्ध के बाद यानी कि भीषण नरसंहार हुआ, और उसी को सब देख करके दोस्तों इनका जो था इन्होंने ये लड़ाई झंझट वाला जो काम था इन्होंने त्याग दिया, और सीधा इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यानी कि 187 का अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे 187 का, यहाँ पे हमारा बी राइट हो गया। और अगला देखेंगे दोस्तों 188 नंबर, और 188 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए दोस्तों, दो ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन रखने पे मिसप्रिंट हुआ है, तो दो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। चलिए इन्हीं दो ऑप्शनों में से आपको बता दूं कि एक हमारा राइट आंसर बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा, वो हमारा दोस्तों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था दोस्तों, तो 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कुल मिलाकर के 188 का ए ऑप्शन के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दो लोग देखेंगे 188 के बाद दोस्तों 189 नंबर, और 189 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया था। 13वें युद्ध में देखिए अशोक के किस शिलालेख में, देखिए अशोक का कह रहा कौन सा शिलालेख था जिसमें कलिंग के युद्ध का अशोक की विजय का उल्लेख किया गया था। दोस्तों 13वें शिलालेख में, या चौथे शिलालेख में, पहले शिलालेख में, या फिर दोस्तों 10वें शिलालेख में। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, यानी कि अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन किया गया था। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पे हमारा 189 का दोस्तों ए ऑप्शन के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों अब देख लीजिएगा 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध के दोस्तों विषय में जानकारी दी गई थी, इसी में इसका उल्लेख किया गया था। और कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित होकर दोस्तों अशोक ने क्या किया था, युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया था, और इन्होंने बौद्ध धर्म की मतलब बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये अभी हम लोग इसके क्वेश्चन से पहले सारी बातें जान चुके हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 189 का दोस्तों हमारा कौन सा हो गया, ए ऑप्शन के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 189 के बाद दोस्तों 190 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया है कि चंद्रगुप्त का पुत्र डाट डाट मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, धनानंद दिया गया है, अशोक दिया गया है, बिंबसार दिया गया है, और दोस्तों यहाँ पे हमारा बिंदुसार दिया गया है और बिंबसार दिया गया है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के दोस्तों 190 का हमारा जो हो जाएगा चंद्रगुप्त का पुत्र दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हमारा बिंदुसार। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे दोस्तों, बिंदुसार मौर्य लिखेंगे। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। तो ये दोस्तों हमारा देख लीजिए कहां पे दिया गया है, डी ऑप्शन पे। तो 190 का दोस्तों हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे जान लीजिए कि चंद्रगुप्त का जो पुत्र था दोस्तों वो बिंदुसार था, जो कि 298 से 273 ईस्वी के बीच साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक बना था। कब से कब के बीच में बना था, देखिए 298 ईसा पूर्व से लेकर के 273 तक। देखिए 298 ईसा पूर्व से लेकर के 273 ईसा पूर्व हमारा इस क्वेश्चन में यहाँ पे इसका बिंदुसार का दूसरा शासक बना था, इस टाइम टेबल के अंतर्गत हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसने ये हुआ कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। जो ये बिंदुसार था ये कौन से संप्रदाय का, आजीवक। देखिए यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा हो जाएगा हमारा बिंदुसार जो हो जाएगा बिंदुसार आजीवक। यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों आजीवक। तो यहाँ पे आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। जहां पे लिख दिया दोस्तों संप्रदाय का अनुयायी था, संप्रदाय का यहाँ पे दोस्तों अनुयायी था। तो ये कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पे बात होगी, पहला पॉइंट हो गया। अब अगर इसी में दूसरा पॉइंट जाने तो देखिए ये वायु पुराण में इसे भद्रसार या वारिसार कहा जाता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे अगर आप जानेंगे तो इसका, तो ये आप लिख दीजिएगा वायु पुराण। देखिए हमने लिख दिया दोस्तों वायु पुराण। यहाँ पे वायु पुराण में इसे
दोस्तों क्या कहते थे, भद्रसार या वारिसार। देखिए क्या बोलेंगे इसे, भद्रसार या फिर दोस्तों वारिसार। यहाँ पे हम लिख दोस्तों क्या, वारिसार नाम से जाना जाता था या वारिसार कहा जाता था। ठीक है, कहा जाता था। अब आगे ले देते हैं, कहा जाता था। देखिए ये 2 पॉइंट हो गए। अगर तीसरा पॉइंट जानेंगे तो बिंदुसार को अमित्र घाट के नाम से भी जाना जाता था। बिंदुसार का दूसरा नाम अगर जानेंगे तो देखिए बिंदुसार का दूसरा नाम यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख दिया दोस्तों बिंदुसार का दूसरा नाम का, यहाँ पे आगे लिख दिया दोस्तों दूसरा नाम। दोस्तों दूसरा नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, अमित्र घात हो जाएगा। अमित्र आगे लिख दीजिएगा दोस्तों घात, अमित्र घात हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिंदुसार का दूसरा नाम हो जाएगा। बिंदुसार का दूसरा नाम दोस्तों क्या था, दूसरा नाम यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अमित्र घात हो जाएगा, इसका दूसरा नाम हो जाएगा। अब दोस्तों इसके दरबार में यूनानी राजपूत डाइमेकस आया था। देखिए इनके जो दरबार में था दोस्तों वो यूनानी आया था। कौन सा दरबार में दोस्तों, हम आप लिख देते हैं दोस्तों दरबार में यूनानी, आगे लिख देते हैं दोस्तों दरबार में यूनानी राजदूत। देखिए यूनानी राजदूत का नाम क्या था, ये हमारा डाइमेकस, यहाँ पे हम लिख देते हैं डाइमेकस इनका नाम था। इनके दरबार में यूनानी जो राजदूत आया था वो डाइमेकस नाम का था। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो और दोस्तों बौद्ध विद्वान तारनाथ ने इसे 16 राज्यों का विजेता बताया था। दोस्तों कौन बताया था दोस्तों, बौद्ध विद्वान तारानाथ। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने 16 राज्यों का विजेता बताया था इनको। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। 190 के बाद दोस्तों 191 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया है कि सम्राट अशोक डाट डाट का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। देखिए सम्राट अशोक जो था वो कह रहा है किसका पुत्र था, तो सम्राट अशोक दोस्तों अगर जानेंगे तो सम्राट अशोक हमारा पुत्र था दोस्तों बिंदुसार का पुत्र था। और चंद्रगुप्त मौर्य का हमारा क्या था, यानी कि पौत्र था, यानी कि एक प्रकार से इनका चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे दोस्तों बिंदुसार थे। अब बिंदुसार के पुत्र हमारे कौन थे दोस्तों, सम्राट अशोक थे। तो यहाँ पे क्या भर दिया जाएगा दोस्तों, इस जगह पे हम बिंदुसार भर देंगे। क्या भरेंगे दोस्तों, बिंदुसार भर दिया जाएगा। तो ये हमारा दोस्तों देख लीजिएगा कहां पे मौजूद है, सी ऑप्शन पे। तो 191 यानी कि 191 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा, जो मौर्य वंश से संबंधित था दोस्तों बिंदुसार। यानी कि 191 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 191 के बाद दोस्तों 192 नंबर पे आ जाइए। और यहाँ पे कहा है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। तो सम्राट अशोक कहा गया किसके उत्तराधिकारी थे, तो वो दोस्तों हमारे बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। यानी कि बिंदुसार का ही बेटा था सम्राट अशोक, तो उन्हीं का उत्तराधिकारी हो गया। यानी कि 192 का दोस्तों हमारा देखेंगे तो बी ऑप्शन के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि बिंदुसार किसके उत्तराधिकारी थे दोस्तों, तो वो थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। तो यहाँ पे हमारा 192 का दोस्तों बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर इसके बारे में जानेंगे तो सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, ये तो हमने बता ही रखा है। और यहाँ पे देखेंगे तो सुसीम, यहाँ पे सुसीम मौर्य शासक बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र तथा अशोक का सौतेला भाई था। कभी कभी अगर इसकी बात कर लिया जाए, सुसीम मौर्य की बात कर लिया जाए, देखिए यहाँ पे अब लिख दीजिएगा सुसीम मौर्य। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों सुसीम, आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमने लिख दिया मौर्य। सुसीम मौर्य जो था ये इनका सौतेला भाई था। किसका, सुसीम मौर्य अशोक का सौतेला भाई था। अशोक का आगे लिख दीजिएगा दोस्तों सौतेला भाई था। सौतेला आगे हम लिख दीजिएगा दोस्तों भाई था, सौतेला भाई था। कौन, सुसीम मौर्य। ये दोस्तों बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र, देखा जाए ज्येष्ठ पुत्र यानी कि पहली पत्नी का ये पुत्र था। तो चलिए ये बात हो गई। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 192 के बाद दोस्तों 193 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने डाट डाट आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। तो देखिए सम्राट अशोक जो थे वो अपने शासनकाल में क्या था, पत्थरों के स्तंभों पर और पत्थरों के तख्तों पर अपने जो उनके आदेश थे दोस्तों उनको लिखवा करके वहां पे राज्य के प्रमुख स्थानों पे जहां उनका राज्य था दोस्तों, राज्य के मुख्य मुख्य स्थानों पर उनको स्थापित करवा दिया था ताकि लोग उनको देखें, आचरण करें, उनको पढ़ें। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कुल मिलाकर के आप देखिए वो कितने आदेश थे, देखिए 16 आदेश थे, 14 आदेश थे, 8 आदेश थे या फिर दोस्तों 10 आदेश थे।
तो 193 का दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे कुल मिलाकर के 14 आदेश के बारे में कहा गया है, यानी कि 14 आदेश उनके थे यानी कि यही 14 आदेश हमारा दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 193 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 194 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि अशोक महान डाट डाट से संबंधित है। देखिए अशोक महान हमारा किससे संबंधित है, गुप्त वंश से संबंधित है, चोल वंश से संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है या शुंग वंश से संबंधित है। देखिए अशोक महान वही सम्राट अशोक की बात ही की जा रही है, कहां से संबंधित है दोस्तों, ये मौर्य वंश से संबंधित है। यानी कि कुल मिलाकर के इस जगह पे हम क्या भर देंगे दोस्तों, यहाँ पे भर देंगे मौर्य वंश भर देंगे। तो अशोक हमारे कहां से संबंधित दोस्तों, मौर्य वंश से संबंधित है, जो कि दोस्तों सी ऑप्शन पे दिया गया है। तो 194 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 195 नंबर, और 195 नंबर में कहा गया है कि महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। देखिए अभी वही क्वेश्चन पिछला वाला भी कहा गया है, तो महान सम्राट अशोक किस वंश के थे, तो दोस्तों ये मौर्य वंश से संबंधित है हमारे, यानी कि कुल मिलाकर के 195 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 195 के बाद दोस्तों 196 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि डाट डाट मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। अब देखिए मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, मगध थी, पाटलिपुत्र थी, नालंदा थी या दोस्तों तक्षशिला थी। तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी हमारी पाटलिपुत्र थी, यानी कि 196 का अगर देखेंगे तो बी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे अगर हम लिखें मौर्य साम्राज्य की स्थापना, तो मौर्य आगे लिख दीजिएगा दोस्तों साम्राज्य, आगे लिख देते हैं दोस्तों साम्राज्य की स्थापना यहाँ पे हमने दोस्तों क्या लिख दिया, स्थापना लिख देंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो दोस्तों थी वो दोस्तों कब हुई थी, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने, देखिए हम आगे लिख देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त आगे दोस्तों लिख दीजिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में करवाया था। कब करवाया था दोस्तों, 323 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। अब दोस्तों इन्होंने नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया था। अब मौर्य साम्राज्य की राजधानी दोस्तों क्या थी, यानी पाटलिपुत्र थी। देखिए अभी आपने पढ़ लिया मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी दोस्तों वो पाटलिपुत्र थी। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नंद वंश के शासक, देखिए अगर हम लिख दें यहाँ पे नंद वंश के शासक, नंद आगे दोस्तों लिख दीजिएगा वंश के शासक, तो हमने यहां से लिख दिया दोस्तों नंद वंश के शासक आगे लिख देंगे दोस्तों। तो नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित किया था। नंद वंश के शासक यहाँ पे आप लिख दीजिएगा धनानंद, धनानंद को पराजित किया। देखिए पराजित आगे दोस्तों लिख देते हैं पराजित किया। देखिए ये हमारे यहाँ पे ये इसकी मेन और फैक्ट वाली बातें हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं 197 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है क्वेश्चन में कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डाट डाट प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। देखिए कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र हम पढ़ते हैं वो किसके बारे में हमें, मतलब कौन से प्रशासन के बारे में हमें जानकारी देता है। देखिए गुप्त प्रशासन के बारे में या मौर्य के बारे में या प्रतिहार प्रशासन के बारे में या दोस्तों राष्ट्रकूट के बारे में देता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें जो देता है दोस्तों, ये देता है हमारे मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। ये मौजूद है दोस्तों बी ऑप्शन पे। तो 197 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कुल मिलाकर के अगर इसकी बात की जाए तो कौटिल्य या दोस्तों कौटिल्य का दूसरा नाम आप चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। देखिए अगर यहाँ पे लिख दें कौटिल्य, इसका दूसरा नाम दोस्तों क्या है, कौटिल्य या दोस्तों चाणक्य हम लिख देते हैं चाणक्य। कौटिल्य का दूसरा नाम दोस्तों क्या है, चाणक्य। कौटिल्य या दोस्तों चाणक्य या दोस्तों इसका एक और नाम है विष्णुगुप्त भी नाम है दोस्तों, क्या आप कह सकते हैं, या विष्णुगुप्त भी कह सकते हैं। विष्णुगुप्त भी इनका नाम है, इनके कई सारे नाम थे, यानी कौटिल्य के कौटिल्य कह देंगे तो भी वही बात है, और या भी दोस्तों चाणक्य कह देंगे तो भी वही बात है। अगर यहाँ पे दोस्तों आप कह देंगे विष्णुगुप्त कह देंगे तो भी वही बात हो गई। तो कुल मिलाकर के इनके 3 नाम हो गए। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ये दोस्तों क्या थे, ये कौटिल्य या चाणक्य या दोस्तों विष्णुगुप्त, इनके उपनाम है। देखिए हमने लिख दिया इनके उपनाम है, क्या दोस्तों, इनके उपनाम है, किसके, कौटिल्य के उपनाम है। ठीक है, ये दोस्तों जो थे, अब दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों क्या थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, एक प्रकार से कह लीजिए। चंद्रगुप्त यहाँ पे हम लिख देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, ये चंद्रगुप्त मौर्य के
प्रधानमंत्री थे। देखिए हमने लिख दिया, तो क्या लिख दिया, प्रधानमंत्री थे, ये बात हमने लिख दिया। अब अगर जानेंगे अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। देखिए ये भी बात आप समझ लीजिएगा, जो दोस्तों ये अर्थशास्त्र है, यहाँ पे हमने दोस्तों लिख दिया अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित, यहाँ पे हमने दोस्तों कौटिल्य द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है, संस्कृत ग्रंथ है। देखिए संस्कृत आगे ले दीजिएगा दोस्तों, ग्रंथ है, कौटिल्य द्वारा रचित, ये अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है। देखिए इस जगह पे हमको क्या लिखना चाहिए, रचित शब्द हम नहीं लिखे थे, तो यहाँ पे रचित शब्द हो जाएगा, ठीक है ना। कौटिल्य द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है। तो ये इसकी बातें हो गई दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो मौर्य काल में इतिहास को जानने के लिए इन ग्रंथ की रचना की गई थी, और दोस्तों इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि न्याय एवं राजनीति आदि के विज्ञान या पहलुओं के बारे में विचार किया जाता है इस अर्थशास्त्र के बारे में। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिएगा, 198 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है। देखिए चाणक्य, देखिए चाणक्य का एक नाम, देखिए हमने क्या क्या बताया, चाणक्य। देखिए चाणक्य अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो चाणक्य का भी हमने नाम क्या क्या जाना था, एक तो जाना था दोस्तों कौटिल्य नाम जाना था, देखिए कौटिल्य नाम जाना था, या फिर दोस्तों हमने एक और क्या नाम जाना था, विष्णुगुप्त नाम जाना था। देखिए यहाँ पे कौन सा मौजूद है, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए विष्णुगुप्त वाला नाम मौजूद है, तो ये देखिए दिया गया है ऑप्शन हमारा बी पे। तो 198 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 199 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश से था। देखिए यूनान से था, स्पेन से था, या मिस्र से था, या फिर दोस्तों इटली से था। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा मेगास्थनीज जो था वो भारत आने वाला सबसे शुरुआती खोजकर्ता था, उसका संबंध दोस्तों ये यूनान से था। यानी मेगास्थनीज दोस्तों कहाँ का था, हमारा यूनान का था। देखिए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी सम्राट सेल्यूकस यानी सेल्यूकस के राजदूत के रूप में भारत आया था। यानी कि कुल मिलाकर के मेगास्थनीज भारत आने वाला सबसे शुरुआती खोजकर्ता में से एक था, जो कहाँ का था दोस्तों, यूनान का था। और ये हमारा किसके शासनकाल में आया था, ये हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के में आया था, और सेल्यूकस के राजदूत के रूप में आया था, ये भारत आया था, ठीक है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों हमारा यहाँ पे 199 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे दोस्तों 200 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा गया है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की, जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन्हें या इन अधिकारियों को डाट कहा जाता था। देखिए सम्राट अशोक जो थे अपने शासनकाल में उन्होंने क्या किया, अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में, यानी कि सम्राट अशोक अपना कितने दिनों का शासनकाल चलाएं, ये 12 वर्षों का शासन किए। और अपने इस शासनकाल में इन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति, अपने व्यक्तियों को इन्होंने मतलब रखा था अलग से। वो व्यक्ति क्या करते थे, वो भू अभिलेखों को रखरखाव करते थे और भू अभिलेखों का सर्वेक्षण करते थे, और उन्हीं के कागजात या उनका रखरखाव का विशेष ध्यान देते थे, और उन्हीं का न्याय तरीके से उनका पालन किया करते थे। तो कहा गया कि उन्हीं अधिकारियों को क्या कहा जाता था। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमात्य दिया गया है, समाहर्ता दिया गया है, रज्जुक दिया गया है, चालुक्य दिया गया है। देखिए क्या है, हमारा रज्जुक है, और ये दोस्तों हमारा क्या है, चालुक्य है। तो दोस्तों उन अधिकारियों को रज्जुक बोला जाता था। क्या बोला जाता था दोस्तों, रज्जुक। रज्जुक हमारा देखिए 200 नंबर में हमारा सी पे मौजूद है। तो 200 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 201 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। देखिए ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। और दोस्तों देख लीजिए, कहा गया कि कौन से ऐसे राजा थे जो मुद्रा राक्षस नाटक का विषय। देखिए जयचंद्र हैं, चंद्रगुप्त सेकंड हैं, चंद्रपीड हैं, या फिर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य हमारा जो दिया गया है डी ऑप्शन पे, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। चलिए यहाँ पे 201 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। अब अगर दोस्तों देखेंगे मुद्रा राक्षस की रचना दोस्तों जो किया था वे विशाख दत्त ने किया था। यहाँ पे अगर हम लिख दें मुद्रा राक्षस जो है दोस्तों, यहाँ पे मुद्रा आगे लिख दीजिएगा दोस्तों, मुद्रा राक्षस की रचना, यहाँ पे हम लिख दिया की रचना दोस्तों कौन किया था, मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने किया था। यहाँ पे लिख देते हैं विशाख, आगे लीजिएगा दोस्तों दत्त, विशाख दत्त ने किया था। तो ये बात आपको जानकारी हो गई। अब दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को देखिए इस इतिहास में क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पे प्रकाश डाला गया था।
यानी मुद्रा राक्षस का जो नाटक का विषय है, इसमें इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का या उनके ही पूरा विषय के बारे में वर्णन किया गया है। और दोस्तों देखेंगे तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। इसमें दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को देखिए, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को हम लिख देते हैं, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल, देखिए क्या कहा जाता है दोस्तों, वृषल, या फिर दोस्तों क्या कहा जाता है, देखिए वृषल, यहाँ पे ला है ये वृषल, या फिर दोस्तों कुलहीन कहा जाता है, वृषल या कुलहीन कहा जाता है। हमने लिख दिया कुलहीन, आगे दोस्तों लिख दिया कहा जाता है। तो ये इसकी मेन बातें हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 2 के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे 201 के बाद दोस्तों 202 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया, देखिए शुंग वंश ने समाप्त किया कि गुप्त वंश ने या शिशुनाग ने या फिर दोस्तों चोल ने समाप्त किया। तो दोस्तों मौर्य वंश को शुंग वंश ने समाप्त किया था। यहाँ पे 202 का हमारा दोस्तों ए ऑप्शन पे ये शुंग वंश मौजूद है, तो शुंग वंश हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मौर्य वंश के अंतिम शासक जो दोस्तों थे वो बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था। दोस्तों यहाँ पे लिख दीजिएगा, हम लिख देते हैं दोस्तों मौर्य वंश, देखिए मौर्य वंश यहाँ पे हम लिख दिया दोस्तों, मौर्य वंश के अंतिम शासक, देखिए यहाँ पे लिख दोस्तों क्या अंतिम शासक, देखिए अंतिम आगे लिख दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे शासक, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ, बृहद्रथ यहाँ पे लिख दीजिएगा, ब्रह आगे दोस्तों लिख दीजिएगा बृहद्रथ। तो बृहद्रथ की हत्या, देखिए बृहद्रथ की आगे दोस्तों हम यहाँ पे लिख देते हैं हत्या, बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति, देखिए किसके, यानी मौर्य वंश के जो सेनापति थे, इसके सेनापति, देखिए सेनापति जो कौन थे, सेनापति थे दोस्तों पुष्यमित्र शुंग। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं पुष्यमित्र शुंग, देखिए पुष्यमित्र शुंग ने इनकी हत्या किया। दोस्तों कब किया था, 185 ईसा पूर्व में कर दिया था। कितने कब किया था, 185 ईसा पूर्व में कर दिया, देखिए कर दिया था, देखिए हमने कर दिया था लिख दिया। अब दोस्तों देखा जाए और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की, कौन, यही सेनापति जो था मगध पर क्या किया था, मगध पर यहाँ पे शुंग वंश की स्थापना की, मगध पर शुंग वंश की स्थापना किया। देखिए स्थापना आगे दोस्तों देख लीजिएगा, स्थापना किया, देखिए ये हो गया। अब दोस्तों अगर इसके बारे में और जानेंगे, इस वंश का दोस्तों शासक जो था उत्तर भारत में 187 से 75 ईसा पूर्व तक यानी 112 वर्ष तक रहा। पुष्यमित्र शुंग इस राजवंश का प्रथम शासक था। ये बात कुल मिलाकर इससे रिलेटेड हो गई। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 202 के बाद दोस्तों 203 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। देखिए मौर्य वंश का अंतिम सम्राट यहाँ पे जो पूछा गया है, तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट हमारा जो था दोस्तों बृहद्रथ था। तो ये हमारा देख लीजिएगा 203 का कहां पे मौजूद है, सी ऑप्शन पे। तो 203 का दोस्तों हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। मौर्य वंश का दोस्तों इसने कहा, ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था मौर्य वंश किस शासक ने समाप्त किया था, तो बृहद्रथ ने समाप्त किया था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछा गया, सेम वही क्वेश्चन है। तो अंतिम शासक कौन था दोस्तों, बृहद्रथ था दोस्तों। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बृहद्रथ की हत्या किसने किया था, इसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था, इसकी हत्या किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। अब यहां से दोस्तों हमारा नेक्स्ट अध्याय शुरू हो जाता है, मौर्योत्तर काल स्टार्ट हो जाता है। अब हम लोग दोस्तों मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, इस अध्याय का हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया है कि किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। देखिए बहुत बार पेपर में पूछा जो जा चुका है दोस्तों, कहा गया कौन से मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। देखिए पेशवा वंश, राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन वंश या पांड्य वंश। दोस्तों इन चार ऑप्शनों में से आपको बता दूं, जो ये हमारा हो जाएगा सातवाहन वंश जो था, ये सात वंश के शासकों ने क्या किया था, अपने ही शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। यानी कि 204 का अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यानी कि सातवाहन राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे, और सातवाहन शासकों द्वारा सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए थे। देखो शीशे के सिक्के अगर बात की जाए तो शीशे के सिक्के कौन जारी किया था, देखिए सर्वप्रथम यहाँ पे आप लिख दीजिएगा शीशे के सिक्के। देखिए शीशे के सिक्के
सर्वप्रथम यहाँ पे हम लिख देते हैं सर्वप्रथम दोस्तों कौन जारी किया था? सातवाहन वंश ने जारी किया था। देखिए कौन सा? सातवाहन वंश ने जारी किया था। वंश ने आगे लिख दीजिएगा जारी किया। देखिए अगर बात की जाए शीशे के सिक्का सर्वप्रथम किस वंश के लोगों ने जारी किया था? तो शीशे के सिक्के सर्वप्रथम सातवाहन वंश ने जारी किया था। अब दोस्तों इसके बाद और अतिरिक्त बात की जाए तो सातवाहन शासकों द्वारा सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त दोस्तों उन्होंने चांदी के सिक्के, तांबा के सिक्के, कांसा के सिक्के, प्रोटीन आदि के सिक्के भी चलाए थे। दोस्तों अगर इसके अतिरिक्त बात कर लिया जाए तो यहाँ पे इसके अतिरिक्त यहाँ पे हम लिख देते हैं इसके अतिरिक्त, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त ये कौन कौन से सिक्के जारी किए थे? देखिए चांदी के सिक्के इन्होंने ही जारी किया था, और फिर उसके बाद तांबा का सिक्का भी इन्होंने ही जारी किया था। तांबे के बाद अगर दोस्तों देखेंगे कांसा का भी इन्होंने जारी किया था। कांसा के बाद दोस्तों देखेंगे तो प्रोटीन का भी सिक्का इन्होंने जारी किया था। किसका दोस्तों? प्रोटीन। प्रोटीन एक प्रकार के धातु है दोस्तों, उसका भी इन्होंने सिक्का जारी किया था। ठीक है, कांसा हो गया और यहाँ पे दोस्तों प्रोटीन का सिक्का जारी किया था। फिर अगर दोस्तों देखें तो ये कुल मिलाकर के सातवाहन वंश के जो लोग थे दोस्तों, इन्होंने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए थे, और इस शीशे के अतिरिक्त दोस्तों चांदी का सिक्का, तांबा का सिक्का, कांसा का सिक्का और प्रोटीन आदि के सिक्के जारी किए थे। देखिए आदि के सिक्के जारी किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा। अगला हमारा जारी किया, अगला दोस्तों देख लीजिएगा 205 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में या पाली भाषा में लिखे गए थे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में स्थित है। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। देखिए चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। तो इन चार ऑप्शनों में से दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट तो हमारे ये तीनों हो जाएंगे ए बी सी। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, हमको जो गलत है वो वाला बताना है। तो ये जो बताया गया है डी ऑप्शन पे, चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, तो ये बात यहाँ पे गलत बताई गई, तो यही हमारा गलत वाला पूछा गया है। तो 205 का दोस्तों हमारा डी ऑप्शन के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट बन जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो जीवन जो थे, मतलब चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक जो यहाँ पे बताया गया है, ये मतलब चरक गौतम नहीं थे, ये थे हमारे जीवक बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। ये जो थे दोस्तों जीवक नाम के जो थे व्यक्ति, वो गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। इस जगह पे कौन थे दोस्तों? यहाँ पे हम लिख देते हैं जीवक। जीवक नाम के जो व्यक्ति थे, जीवक, वो थे हमारे गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। जीवक जो थे वो गौतम बुद्ध के, हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। देखिए गौतम बुद्ध के आगे लिख दीजिएगा निजी चिकित्सक थे। निजी चिकित्सक थे, ये बात हो गई। तो यहाँ पे कुल मिलाकर 205 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा गया कनिष्क किस वंश से संबंधित है? चोल वंश से, पल्लव वंश से, कुषाण वंश से, या फिर दोस्तों मौर्य वंश से। तो 206 का हमारा यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कुषाण वंश से, यानी कि कनिष्क जो है किस वंश से संबंधित है? वो हमारे कुषाण वंश से संबंधित है। यानी 206 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 206 का हमारा दोस्तों कौन सा राइट हो गया? सी ऑप्शन। तो और इसके बारे में अगर कुछ फैक्ट जानेंगे दोस्तों, तो कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। जो कनिष्क थे वो जो थे कनिष्क कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा हुआ करते थे, और इन्होंने 78वीं ईसा में अपना राज्यारोहण किया था, और इस उपलक्ष्य में एक संवत चलाया था जो शक संवत कहलाता है, तथा जिसे भारत सरकार द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 से भारत के राष्ट्रीय अभिलेखों में दोस्तों यहाँ राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में इसको प्रयोग किया जाने लगा है। तो ये इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट हो गए। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 206 के बाद दोस्तों 207 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया कनिष्क डाट वंश का सम्राट है। अभी दोस्तों आप लोग पिछला क्वेश्चन पढ़े हैं, सेम यही क्वेश्चन। कनिष्क जो था वो कौन से वंश का सम्राट था दोस्तों? तो वो था हमारा कुषाण वंश का सम्राट था। यानी कि ऑप्शन देखेंगे डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 208 नंबर, यहाँ पे कहा है शक युग आरंभ हुआ था
अभी देखिए मैंने पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया, इसके दो क्वेश्चन पहले, शक वंश कहरा या शक युग जो था कब आरंभ हुआ था दोस्तों? वो आरंभ हुआ था 78 ईस्वी में आरंभ हुआ था। 78 ईसा पूर्व नहीं, 78 ईस्वी में आरंभ हुआ था। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा 208 का डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 208 के बाद दोस्तों 209 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए दिया गया है, कहा गया कि कुषाण राजाओं में से सबसे मशहूर डाट डाट थे जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे। देखिए कृतवर्मा थे, कृष्णदेव राय थे, कौटिल्य थे, या फिर दोस्तों कनिष्क थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे मशहूर जो थे दोस्तों वो कनिष्क थे। कौन थे? सबसे मशहूर कनिष्क थे जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे। ये हमारा ऑप्शन डी पे मौजूद है। तो 209 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा, और अगला हमारा देखिए यहाँ पे कुल मिलाकर के 209 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 210 नंबर, और 210 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया, कहा गया है कि ईसा पूर्व डाट डाट शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। देखिए तीसरी शताब्दी में, चौथी शताब्दी में, या पहली शताब्दी में, या फिर दोस्तों दूसरी शताब्दी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ईसा पूर्व पहली शताब्दी। यहां पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों? पहली शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। उत्तर पश्चिम सीमा पर कुषाणों ने अपना अधिकार स्थापित किया था। कौन सी शताब्दी में? पहली ही शताब्दी में। देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 210 का हमारा इस क्वेश्चन का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगर इसके बारे में कुछ जानेंगे तो देख लीजिएगा, कुषाण वंश का संस्थापक जो दोस्तों था वो कुजुल कड़फिसेस था। कुषाण वंश का जो संस्थापक था, देखिए यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए कुषाण वंश का संस्थापक, यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों कुषाण वंश का, आगे दोस्तों लिख देते हैं संस्थापक। देखिए संस्थापक, देखिए कुषाण वंश का जो हमारा संस्थापक हो जाएगा वो हो जाएगा कुजुल कड़फिसेस हो जाएगा। क्या नाम है दोस्तों? यहाँ पे देख लीजिए हम लिख देते हैं कुजुल, अब देख लीजिएगा आगे लिख देते हैं कड़फिसेस, यानी कड़फिसेस। देखिए कड हमको लिखना है तो थोड़ा सा यहाँ पे ये मात्रा नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। कड़फिसेस, यहाँ पे हमको लिखना है कड, आगे लिख दीजिएगा फिसेस। ये क्या थे दोस्तों? कुषाण वंश के संस्थापक थे। कौन? ये दोस्तों कुजुल कड़फिसेस थे। अब जो चीनी समुदाय से संबंधित है, जो दोस्तों कहां से ये जो दोस्तों चीनी समुदाय से संबंधित है, हम लिख दिए दोस्तों चीनी, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा समुदाय से संबंधित थे दोस्तों, हमने लिख दिया दोस्तों संबंधित, आगे लिख दीजिएगा दोस्तों थे। जो चीनी समुदाय से संबंधित थे, कौन? ये कुजुल कड़फिसेस थे, चीनी से संबंधित थे। तो ये बातें हो गई दोस्तों। अगर देखें चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कुंडलन कश्मीर में किया गया था, कुंडलवन ने कश्मीर में किया था। और दोस्तों अगर कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये भी आप जानते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों इसका जो मेन बात पूछी गई थी कि ईसा पूर्व पहली शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। और दोस्तों ये हमारा देखिए सी ऑप्शन पे मौजूद है। और अगर देखा जाए कि कुषाण वंश की जो संस्थापक थे दोस्तों कुजुल कड़फिसेस थे, जो चीनी समुदाय से संबंधित थे। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और दोस्तों आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। और दोस्तों अंतिम क्वेश्चन देखने से पहले आपसे छोटी सी एक गुजारिश होगी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये चीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों ये चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। देखते हैं दोस्तों आज के इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन, और यहाँ पे पूछा गया है, इस पे कहा गया है कि ओडिशा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा डाट डाट ने लिखा था। देखिए खारवेल ने लिखा था, महेंद्र ने लिखा था, बिंबिसार ने लिखा था, या फिर दोस्तों अशोक ने लिखा था। तो दोस्तों ये 211 नंबर हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें ये कहा गया था कि ओडिशा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा, देखिए क्या है, हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा डाट डाट ने लिखा था। दोस्तों वो कौन राजा थे? हमारे खारवेल राजा थे। कौन है दोस्तों? खारवेल दिया गया दोस्तों, देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे। तो दोस्तों 211 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो अब अगर इसके बारे में कुछ अगर जानेंगे दोस्तों, तो देखिए उड़ीसा में उदयगिरी नामक पहाड़ी की गुफा में एक शिलालेख प्राप्त हुआ, जो हाथी गुम्फा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों कहां पे?
उड़ीसा में, देखिए अगर हम बताएं उड़ीसा में उदयगिर, देखिए हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं थोड़ा सा, उड़ीसा में उदयगिर, देखिए हमने लिख दिया दोस्तों उदयगिरी, उड़ीसा में उदयगिरी नामक पहाड़ी, उदयगिरी नामक, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा पहाड़ी, उदयगिरी नामक पहाड़ी, पहाड़ी की गुफा में, पहाड़ी की, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा गुफा में, उदयगिरी पहाड़ी की गुफा में एक शिलालेख, देखिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया दोस्तों, एक शिलालेख, देखिए एक शिलालेख प्राप्त हुआ, एक शिलालेख प्राप्त हुआ दोस्तों, देखिए क्या लिखेंगे, एक शिलालेख प्राप्त, आगे लिख दीजिएगा दोस्तों प्राप्त हुआ, जो हाथी गुम्फा शिलालेख, जो आगे यहाँ पे लिख दीजिएगा, जो यहाँ पे हाथी गुम्फा, देखिए हाथी गुम्फा, देखिए जो हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा शिलालेख, हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों हाथी गुम्फा शिलालेख के नाम से फेमस हुआ या प्रसिद्ध हुआ, नाम आगे दोस्तों लिख दीजिएगा से प्रसिद्ध हुआ, देखिए हमने क्या लिख दिया दोस्तों प्रसिद्ध, आगे लिख दिया हुआ। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। और दोस्तों अब क्या करेंगे, कलिंग के राजा खारवेल ने उत्कीर्ण कराया था यह लेख प्राकृतिक भाषा में और प्राचीन भारतीय इतिहास में इसका बहुत अधिक महत्व निकला था। तो ये इसका कुछ मेन पॉइंट हो गया दोस्तों, और होप से दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई डाउट या डप हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार कोई राय या सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सीरीज हमारा वीडियो और सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों ये चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और दोस्तों आपका हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप अपना सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताया करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।